अब जो समझाना था वो आपको समझा दिया गया है। अब पढ़ाई पर फोकस बनाते हैं। 40-42 दिन लगातार अपने काम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं जीके के मामले में, सामान्य अध्ययन में एक अच्छा स्कोर बनाए। अच्छे सवालों के साथ में शुरुआत करेंगे। एक सवाल था और ये भी पूछा हुआ है कि एग्ज़ाम में, और बड़ा अच्छा सवाल है, आने की पूरी संभावना है। ऐसे ही सवाल जो मैं बताऊंगा आपको, ऐसे ही सवाल जो हैं वो हाई कोर्ट पूछता है। उसका जीके का भी आप देखो, बड़ा अजीब सा जीके लगता है, नहीं लगता? क्योंकि उसका जो डाटा है वो एक फिक्स है, मतलब ऐसे मुद्दे लाता है जहां आपको लगता है कि ये भी सवाल है क्या। सवाल पूछा गया है कि दीपावली घोषणा का संबंध किस वायसराय से है। पहला सवाल है कि दीपावली घोषणा का संबंध किस वायसराय से है। तो लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, 4 विकल्प आपके सामने है। और पहला हेडिंग भी हमारा यही है, दीपावली घोषणा। दीपावली घोषणा सवाल ये कि इसका संबंध, ये डिक्लेरेशन किसने दिया था। दीपावली घोषणा किसने करी थी, किस वायसराय ने दीपावली घोषणा करी थी। अब ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। और ये सवाल चूंकि पूछा हुआ है तो ऐसे सवालों के आने की संभावना, और ये हाई कोर्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। ये हाई कोर्ट में ही पूछा हुआ है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि कौन से वाले हाई कोर्ट में पूछा गया है, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड वेलिंगटन है, लॉर्ड कैनिंग है। किस वायसराय के ज़माने में दीपावली घोषणा या दीपावली डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं, दीपावली घोषणा आई थी 1929 में। अब तो अनुमान लगा सकते हैं, 1929, ठीक है। तो इरविन का ज़माना था, वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। तो समझिए दीपावली घोषणा का जो समय था वो था बेटा 31 अक्टूबर 1929 का। दीपावली डिक्लेरेशन को किस वायसराय ने घोषित करा था, तो उस वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। इसलिए ये जो दीपावली डिक्लेरेशन है, इसका एक अन्य नाम भी है, पता है? इसको हम बोलते हैं इरविन घोषणा, मतलब इरविन का डिक्लेरेशन। अब वहीं से सवाल बना देगा कि दीपावली डिक्लेरेशन को कहा जाता है इरविन डिक्लेरेशन, रिपन डिक्लेरेशन, कैनिंग डिक्लेरेशन या लॉर्ड वेलिंगटन डिक्लेरेशन। अब आप कहीं ना कहीं तो फंसोगे, ठीक है। अच्छा, सवाल यह है कि इस डिक्लेरेशन में किस बात की घोषणा हुई थी। इरविन ने क्या घोषणा करी अपने इस डिक्लेरेशन में। उसने कहा कि भारत को समय आने पर
डोमिनियन स्टेट्स मतलब औपनिवेशिक राष्ट्र, औपनिवेशिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा या भारत को समय आने पर डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। क्योंकि उस समय जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे वो भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। ठीक है, अब हुआ मामला यहाँ क्या, मामला यहाँ ये हुआ कि इसमें ये डिक्लेरेशन में ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि कब तक भारत को डोमिनियन स्टेट्स बनाया जाएगा। उनने कहा कि समय आने पर हम क्या करेंगे, भारत को डोमिनियन स्टेट्स बना देंगे, मतलब ब्रिटेन का एक औपनिवेशिक राष्ट्र बना देंगे हम इसको। ठीक है, लेकिन ये कब तक बनाएंगे ये बात क्लियर नहीं हुई, तो ये जो डिक्लेरेशन था ये अधूरा रह गया फिर। ठीक है, इसी के संबंध में गांधी इरविन समझौता हुआ और फिर गोलमेज सम्मेलन हुए थे। चलिए, तो अब याद रखेंगे दीपावली घोषणा या दीपावली डिक्लेरेशन का संबंध किस वायसराय से है, और ऐसे ही सवाल हाई कोर्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बना लेना, वैसे मैंने मेन क्वेश्चन बोल दिया है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो पूछा जाएगा। अगला सवाल कह रहे थे, अगले सवाल में आया था कि बताइए मलयालम भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया। सन आपके सामने है 2012, 2011, 2014, 2013। मतलब ये कह रहे हैं कि कब जो है डोमिनियन स्टेट्स कब जो है शास्त्रीय भाषा बनी थी मलयालम। तो क्या आंसर होना चाहिए उसका, तो आंसर 2013 है। तो देखिए भारत में शास्त्रीय भाषाएं उसे कहते हैं, हाँ, क्लासिकल लैंग्वेज। ये भी एक स्टेट में सवाल पूछा गया था, क्वेश्चन आया, कई बार आया वैसे तो यहाँ से। ठीक है, पहला बात बताओ, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की फिलहाल कुल संख्या कितनी है। तो इनकी जो कुल संख्या है, ठीक है, हाँ, जो साहित्य अकेडमी है उसके आधार पर, तो क्लासिकल भाषाएं हमारे आती हैं 6। देखिए सन 2004 में तमिल को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। तो जो तमिल है प्रथम शास्त्रीय भाषा, अच्छा इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं, भारत की पहली भाषा जिसको क्लासिकल का दर्जा दिया गया कौन सी है, तमिल। इसमें क्लासिकल में एक बात का ध्यान रखा जाता है कि भाषा 1000 या 1500 वर्ष पुराने हो और उसका साहित्य किसी दूसरी भाषा में मिला हुआ ना हो। ठीक है, सन 2005 में दूसरी भाषा को क्लासिकल बनाया गया और वो थी संस्कृत।
ऐसे ही सन 2008 में 2 भाषाओं को क्लासिकल बनाया गया, एक कन्नड़ और एक बनी 2008 में ही तेलुगु। चलिए 2013 में मलयालम को क्लासिकल का दर्जा मिला और सन 2014 में उड़िया को क्लासिकल का दर्जा मिला। उड़िया को सन 2014 में क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। पहली भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला तमिल, दूसरी, तीसरी, फिर उसके बाद और उसके बाद। तो इसमें सवाल ये पूछा था कि बताइए मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो सन 2013 में। अब मलयालम में थोड़ी पूछेगा, वो कुछ इनमें से और भी मालूम कर सकता है। चलिए अगला सवाल सुनिए। एक सवाल पूछा गया था, सवाल ये था कि नैरोबी पैकेज का संबंध निम्न में से किससे है? नैरोबी पैकेज का संबंध किससे है? नैरोबी पैकेज का संबंध किससे है? ऑप्शन में लिखा हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ से, मतलब यूएनओ। दूसरे में लिखा हुआ था विश्व व्यापार संगठन से। तीसरे में लिखा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। डी में लिखा हुआ था, मान लो इनमें से चलो कोई विकल्प सही नहीं है, 3 है। नैरोबी पैकेज का संबंध किससे था? अब ये भैया ऐसे सवाल, चूंकि कोर्ट की भाषा ऐसी है तो वो सवाल भी उसके ऐसे मिलते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है कि नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। हुआ क्या था, पुराना सवाल था ये। हुआ ये था कि सन 2015 में विश्व व्यापार संगठन का 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। कहाँ? नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी में। उसमें अल्प विकसित देशों की बात की गई, कृषि की बात की गई और व्यापार की बात की गई। तो नैरोबी पैकेज का संबंध किससे है? विश्व व्यापार। इतना सवाल पूछा था, इसका संबंध किस संस्थान से है? ठीक है, तो एक दो बात आप नोट कर लो। नैरोबी पैकेज देखिए, सन 2015 में केन्या की राजधानी नैरोबी में, केन्या की राजधानी नैरोबी में विश्व व्यापार संगठन, मतलब WTO, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। इस पैकेज में 3 चीज़ों पर ख़ास तौर से जोर दिया गया।
इसमें कपास, कोमा कृषि व कम विकसित राष्ट्रों के मुद्दों पर चर्चा हुई। बस आपको ज़्यादा इसमें लीपापोती नहीं करनी है। याद रखना है कि नैरोबी पैकेज का संबंध WTO से है, विश्व व्यापार संगठन से है। नैरोबी पैकेज का संबंध, नैरोबी पैकेज का संबंध किस संगठन से है? तो विश्व व्यापार संगठन से। एक क्वेश्चन पूछा गया और ये सवाल इस तरीके से पूछा गया था कि लाइफ लाइन ऑफ द नेशन निम्न में से किसको माना जाता है? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन निम्न में से किसको माना जाता है? उसमें इंडियन रेलवे भी था, उसमें मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का नाम भी था, उसमें नर्मदा भी था, उसमें थार मरुस्थल भी था। तो आप सब जानते हैं भाई, भारत में, भारत को चूँकि राष्ट्र कहते हैं, तो भारत की जीवन रेखा क्या है? इंडियन रेलवे। ठीक है, तो राष्ट्र की जीवन रेखा, ये देखो, ये कुछ उपनाम दिए गए हैं, इनको देख लेना। जैसा आएगा कि राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, किसे कहते हैं भैया? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे को लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, भारत की जीवन रेखा बोल सकते हैं आप। ये 2-3 नाम और अपने तरफ से इनके आंसर बना लीजिए, है ना। जैसा नाम आएगा, गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा। एक और लिखा है, कह रहे हैं दिल्ली की जीवन रेखा, दिल्ली की जीवन रेखा। चलिए एक नाम और, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा। और एक ऐसी लिख दें, उत्तर भारत, अगर उत्तर भारत ना हो तो उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा। मान लो यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, ये पूछ बैठा वो अब हमसे कि बताओ उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन किसको माना जाता है? क्योंकि देखो, सवाल बड़ा हो छोटा हो, नंबर तो बराबर हैं भाई, सबके नंबर तो बराबर ही मिलेंगे। एक सवाल जो आपको भारी लगता है सबको हल्का लगता है, और एक सवाल जो आपको हल्का लगता है सबको भारी लगता है। ठीक है, तो नंबर तो कैसे हैं? बराबर है। तो क्या क्या आंसर लिख रहे हैं भाई? जैसे लिखा हुआ, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो नर्मदा नदी।
दिल्ली की जीवन रेखा, दिल्ली मेट्रो। अच्छा, राजस्थान की जीवन रेखा, इंदिरा गांधी नहर। तो फिर बताओ, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो वो है गंगा नदी। क्योंकि आपको पता है गंगा यमुना का जो दोआब का इलाका है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था और खास तौर से नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था की। इसलिए कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा यमुना का दोआब, और ये कृषि पर डिपेंड है पूरा इलाका। इसी वजह से हाँ, उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता किसको? गंगा नदी को। क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ये 2-4 नाम मैंने सोचा कि लिखवा दूँ। हाँ, ऐसे ही पूछा गया था अंग्रेजी में, आधा अंग्रेजी में आधा हिंदी में, कि लाइफलाइन ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है? तो इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। चलिए, एक सवाल पूछा गया था कि समान बादलों वाली, हाँ, समान बादलों वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान बादल, समान बादल है, ये भी समान, ये भी समान, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन कुछ अलग प्रकार से हैं, जैसा आइसोनेफ है, आइसो हाइपीज है, आइसो हाँ प्लेथ है, या आइसोनिफ है। अब ये रेखाएं आती हैं तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये मैंने कह रही है, ये रेखाएं आ रही हैं और हर बार में नई रेखा आ रही है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें सवाल रिपीटेड मिलेगा, ठीक है। तो एक हेडिंग बनाओ, उसमें कुछ नामों को हम लोग नोट करेंगे। मानचित्र की प्रमुख रेखाएं, ये मानचित्र में आती है, मैप में। मानचित्र की प्रमुख रेखाएं, और मैं आपको बता दूं, ये हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक वो अध्ययन वाला, हाई कोर्ट में एक अध्ययन बहुत आता, और रेखाओं के सवाल। एक आपने नाम सुना होगा, इस तरह से उसको हम लोग नोट डाउन भी करेंगे। सवाल ये आता है कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। अब देखो ये लिखा हुआ समान लवणता, तो इसे हिंदी में हम बोलते हैं समलवण रेखा। अच्छा एक बात बताओ, वो समलवण रेखा देखे है भाई, समलवण रेखा अगर वो देगा तो सवाल पूछने का मतलब ही क्या रह गया? तो समलवण रेखा लिखा हुआ नहीं मिलता। ऑप्शन जब भी आते हैं, ये तो हम कहते हैं कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आइसोहेलाइन। नाम क्या याद रखेंगे? आइसोहेलाइन। और हिंदी में क्या कहेंगे भैया? समलवण रेखा। तो वो पेपर बनाने वाला इस वजह से पेपर नहीं बना रहा कि वो तुम्हें पास करना चाहता है, वो पेपर इस वजह से बना रहा है कि वो तुम्हें फेल कर सके।
तो इसलिए समलवल नहीं आएगा। अब मैं एक दिन देख रहा दो एक बच्चों को पढ़ते समय, तो वो ऐसी रेखाओं को ऐसे पढ़ ले, जैसे तुमने देखा ना कि ये जो नाम है ये हिंदी में है, अब ये नाम कैसा अंग्रेजी में है, ठीक है। तो आइसोहेलाइन लिखा हुआ अंग्रेजी में, तो वो अंग्रेजी पढ़ ही नहीं रहे, और वो ऐसा पढ़ रहे हैं कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि भाई तूने जो पढ़ा है ये शब्द समलवण तो आएगा ही नहीं पेपर में, क्या आएगा? आइसोहेलाइन आएगा, जो तू पढ़ नहीं रहा। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने अब तो लिखवा दिया तुम्हें, अब मैं ऐसे हिंदी के नामों को लिखवाऊंगा नहीं। इंग्लिश के नाम आते हैं तो फिर इंग्लिश के नाम याद रखो भैया, क्यों डबल काम कौन करेगा, ठीक है। अरे वैसे भी लगा देंगे, तुक्का मारोगे यार तो भी भैया देखो ये समान लवणता है तो समलवण हो गया। अच्छा, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, कोई भी कह देगा समताप रेखा, अरे नहीं कहेगा, तो वो समताप क्यों देगा, समताप रेखा क्यों देगा पेपर में वो तुम्हें? वो तो फिर आइसोथर्म पूछेगा ना आपसे। चलिए ऐसे लिखेंगे, समान वायुदाब समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अब बताइए ये नाम हिंदी में कोई पूछेगा तो, अरे समान वायु दाब है, समान दाब है, समदाब रेखा ना लग जाएगा भाई। दाब अगर समान है तो समदाब रेखा ना कह सकते, लेकिन नहीं जी, वो समदाब नाम नहीं देगा, वो नाम आएगा आपके लिए। देखिए समान दाब वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। आपको ये याद रखना बस, अब इसे समदाब रेखा याद नहीं रखना, बल्कि क्या याद रखना है? आइसोबार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए हैं, कल से यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कम से कम 15 से 20 नाम बताऊंगा ये पहले, फिर आगे चलेंगे, ठीक है।